अब नेक्स्ट ये इस लॉ का थोड़ा सा रिवर्स एप्लीकेशन करके दिखा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए अपन ने एक ऐसी सरफेस ले ली जिसके थ्रू टोटल फ्लक्स जीरो आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें चार्ज भी जीरो होगा। एंड ये इन्होंने फिगर 1.26 में एक सिचुएशन लिया है। यहाँ पे मान लिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर सब जगह मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ सेम है। अब क्या किया, एक सिलेंडर यहाँ पे मान लिया गया है और सिलेंडर के 3 हिस्सों में इसकी सरफेस को दिखाया गया है। पहली सरफेस ये रही, दूसरी सरफेस ये रही और तीसरी जो उसकी लेटरल सरफेस होती है, कर्व्ड वाली जो सरफेस होती है, ये दो तो हो गए उसके कैप्स और तीसरी हो गई उसकी लेटरल सरफेस। अभी कह रहे हैं कि इसके थ्रू हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, phi1, phi2 और phi3। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 होगा। अब इसमें यदि हम बात करें फ्लक्स थ्रू 1 एंड 2, तो 1 पे जो फ्लक्स आएगा वो डेफिनेटली आएगा -E इंटू एरिया ऑफ द कैप, या फिर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट, उसका एरिया आ जाएगा। और मैग्नेट डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होगी एरिया वेक्टर की, इसलिए माइनस आ जाएगा, क्योंकि फील्ड अंदर, ये इधर 180 डिग्री का एंगल हो गया, तो cos 180 डिग्री। ऐसे 2 में निकालेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू E इंटू एस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो प्लस ES आ जाएगा। और थर्ड वाली सरफेस यदि आप देखेंगे तो थर्ड वाली सरफेस का एरिया वेक्टर है हर जगह रेडियली आउटवर्ड्स, और फील्ड यदि आप देखेंगे तो वो है एक्सियल, तो एक्सियल और रेडियल डायरेक्शन सब जगह परपेंडिकुलर होगी, तो फ्लक्स 3 वाला आ जाएगा 0। और यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो 0 आ रहा है। इसका मतलब कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज 0। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्जेस 0। So thus whenever you find that the net electric flux through a closed surface is 0, we conclude that the total charge contained in the closed surface is 0. अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि ये तो हमने 2 सरफेसेस ली थी जो कि थोड़ी सी अपनी जानी पहचानी थी, एक सिलेंडर ले लिया, ऊपर स्फीयर ले लिया, लेकिन जो लॉ है वो जनरलाइज्ड है। इसका मतलब मान लीजिए मैं कोई भी क्लोज सरफेस ले लूं, किसी भी शेप की क्लोज सरफेस ले लूं, उसके लिए ये लॉ वैलिड होगा कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस would be equal to through any closed surface would be equal to charge inside बटा एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। अब ये यहाँ पर गॉस लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके बता रहे, तो वो हम समझाते जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। पहला पॉइंट हमने अभी बता दिया कि ये गॉस लॉ ट्रू रहेगा चाहे हम कैसी भी सरफेस ले लें। कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैंने Q चार्ज रखा है, इसको मैं सरफेस 1 से बंद करूंगा तो भी फ्लक्स की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगी, और मान लीजिए मैं इसको किसी और तरह की सरफेस से, इससे छोटी सरफेस से बंद कर दूं तो भी फ्लक्स की वैल्यू इस सेकंड सरफेस के थ्रू भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। सेकंड पॉइंट क्या करें, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉसेस लॉ, इक्वेशन 1.31, ये वाली इक्वेशन के अंदर चार्ज कहीं पर भी रखा हो गॉसियन सरफेस में फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब मान लीजिए मैं इस चार्ज Q को उठा के यहां से उठाकर यदि यहां रख दूं तो भी फ्लक्स की वैल्यू सेकंड सरफेस या फर्स्ट सरफेस के थ्रू सेम रहेगी, मतलब चार्ज कहां लोकेटेड है इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए हम कोई ऐसी गॉसियन सरफेस चुन लेते हैं कि जहां पे कोई चार्ज बाहर भी प्रेजेंट है,
मतलब कि ये अपन ने गॉसियन सरफेस बना ली, या इसी में आप देख सकते हैं कि अपन ने कोई चार्ज Q डैश बाहर रख दिया। तो क्या बाहर रखने से टोटल फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू यदि हमने बाहर कोई चार्ज रख भी दिए तो भी ये सिर्फ अंदर के चार्ज पे ही डिपेंड करता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम फील्ड लिखेंगे इन जगहों पर तो फील्ड में सबका कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसका आएगा जो कि चार्ज अंदर है। अब जो सरफेसेस हम अभी तक बनाते आए हैं इनको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं होती है, ये एक मैथमेटिकल सरफेस होती है। कई बार इसको इमेजिनरी भी बोल देते हैं। ज़्यादा अच्छा थॉट है कि ये मैथमेटिकल सरफेस है। मैथमेटिकल सरफेस मतलब जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी को एक लाइन की इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल आइडिया है लाइन का। वैसे ये सरफेसेस मैथमेटिकल सरफेसेस होती हैं। ये सरफेस बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कभी भी ऐसी सरफेस ना बनाएं कि जो किसी पॉइंट चार्ज से पास कर रही हो। क्यों? क्योंकि इस जगह पर ये डिसाइड करना कि कितना चार्ज अंदर या बाहर वो भी गड़बड़ हो जाएगा। आपको फील आ सकती है कि आधा चार्ज अंदर है आधा चार्ज बाहर है, ऐसे नहीं होता। और उससे बड़ी प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड में, जब हम इंटीग्रल ई डॉट डी, जब हम ई लिखने जाएंगे यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए, तो कितना ई का वैल्यू क्या ये नहीं बता सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है। तो ये चौथे पॉइंट में बता रखा है। तो चौथे पॉइंट में बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास, नॉट टू लेट द गॉसियन पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कंटिन्यूस चार्जेस से पास कर सकती है क्योंकि कंटिन्यूस चार्जेस में वहां पर फील्ड की वैल्यू फाइनाइट होती है। अब गॉस लॉ जो है ये तभी यूजफुल हो पाएगा फील्ड निकालने के लिए जब हम लोग सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। वो आगे आप देखेंगे एग्जांपल्स में, आगे सवाल है जहां पे हम दिखाएंगे गॉस लॉ को यूज करके फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक लास्ट चीज कि गॉस लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे ही चलता है, क्योंकि कूलम लॉ में फील्ड आप देखेंगे इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंडेंस आई थी। तो यदि गॉस लॉ नहीं होता तो फिर फील्ड का इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस भी नहीं होगा। ये भी आगे जाके हम देख सकते हैं।